सकते हैं। इसी तरह सर्विसेज सेक्टर से, इसी तरह कोई इंडस्ट्री का शोभा रह गया। गो के इंडस्ट्री आपने कहा कि वो 26% जीडीपी के अंदर है हमारा, लेकिन 65% है। हम और भी देने को तैयार है इस मुल्क की। देखें अब हम क्यों खिलाफ है, किस चीज से खिलाफ है आरजीएसटी में? हम आरजीएसटी में ये खिलाफ है कि हमारी एक्सपोर्ट बड़ी मुश्किल से इस साल हम 20 बिलियन टच करेंगे। देखिए अभी मैं 1-2 प्रोग्राम तुर्की, अब लास्ट प्राइम मिनिस्टर साहब गए होते, 130 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट है, 7.25 करोड़ आबादी है। अब एक्सपोर्ट के अंदर ये जीएसटी खत्म करने जा रहे हैं। कोई ऐसा देखिए, गवर्नमेंट को भी अगर हम सही रास्ता दिखाएंगे, गवर्नमेंट का भी इंटरेस्ट होगा एक्सपोर्ट डिस्टर्ब ना हो। लेकिन अगर आप जब जीएसटी खत्म कर देते हैं और 500 बिलियन दोबारा जमा कराते हैं एक्सपोर्ट और दोबारा वापस ले जाता है, तो एक करप्शन का हिस्सा है। जैसे इन्होंने कहा कि खुद नीचे स्टाफ है वो एफिशिएंट नहीं है, काम नहीं करता, तो यही हाल पूरे मुल्क का है, खाली इनकी मिनिस्ट्री का नहीं होगा। और ये यकीन, तो वो जो लीकेजेस है अगर हम रोक लेते हैं तो मैं समझता हूं कि इन हालात में, देखें इस साल का टारगेट हमारा 1680 बिलियन रुपीस था जीडीपी का टारगेट, जो हमने रेवेन्यू हासिल करना था। जो अभी हालात जा रहे हैं, अभी हम मेरे ख्याल 200-250 बिलियन पीछे हैं। तो पहले एक जो सिस्टम चल रहा है उसके अंदर इतनी मुश्किलात हैं। फिर हमारा ये कहना है कि अभी शायद गवर्नमेंट को डिपार्टमेंट तैयार नहीं है। देखिए वो मशीनरी नहीं है। हमें कोई एक सेक्टर जीरो खत्म करके बोले जी हम ये गिलास का सेक्टर खत्म कर रहे हैं और इसके अंदर ये डेमो है, हमने आपसे टैक्स लिया है जीरो खत्म करके, और अगले हफ्ते आपको ऑटोमेटिक आपके बैंक में सिस्टम आ गया। तो वी आर रेडी टू हेल्प। आप ये कह रहे हैं कि लिक्विडिटी डिस्टर्ब हो जाती है, बहुत बड़ा अमाउंट जो है स्टक हो जाता है। क्या प्रॉब्लम हुआ? स्टॉक प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं मिलेगा। हमने टैक्स गवर्नमेंट को देना है, किसी और मुल्क को तो नहीं देना, अपनी गवर्नमेंट को देना है। तो ये बड़े मसले हुए हैं जो प्रैक्टिकल मसले हैं, और लोग ये समझते हैं शायद बिजनेस कम्युनिटी मुखालफत करिए। हम किसी तौर पर मुखालफत नहीं कर, लेकिन देखें फिर एक आम आदमी, देखें अगर मैं ये कहता हूं अगर इस पहले फेज पे 27-28 आइटम गवर्नमेंट अगर वो हटा दे जो एक डायरेक्ट आदमी को अफेक्ट करते हैं, और उसके नतीजे 2-4 बिलियन छोड़ दे, 22 में से 18 बिलियन आ जाएगा। और वो सेक्टर जो वाकई टैक्स में नहीं है, किसी को एतराज नहीं है। तो मैं शायद नाम शर्मिल आपकी तरफ आते हैं कि देखिए एक परसेप्शन ये है कि पाकिस्तान का जो रिच क्लास है, जो सुपर रिच है, वो टैक्सेस पे नहीं कर रही है। अमेरिका में भी ये चीज़ बड़ी शिद्दत से महसूस की जा रही है। वो ये कह रहे हैं कि जी हम क्यों हमारे टैक्स पेयर से पैसे लेके आप दूसरों को पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, उनके तो रिच क्लास जो है वो पे नहीं कर रही है मतलब। और जब रिच क्लास की वो बात करते हैं तो खुद अमेरिकन डिप्लोमेट्स देखते हैं कि अगर एक आदमी जो 1 करोड़ की गाड़ी चला रहा है, समहाउ आप उनसे पूछें मतलब। और ये इस बार जो है अल्ताफ इनकाइट ने भी यही कहा है कि जनाब सदर जो हैं, वजीर आजम जो हैं, जो अमीर लोग हैं, उन पर टैक्सेस लगाए जाएं मतलब। आई थिंक इसमें कोई I think इश्तियाक I agree with you to the extent कि yes, मैंने जिस तरह पहले कहा कि every income should be taxable, and जो elitist class है, आप देखें ना हमारे मुल्क में 17 करोड़ की आबादी में से कितने लाख लोग टैक्स देते हैं? 22 लाख लोग, हाँ 22 लाख लोग टैक्स देते हैं। और उसमें भी आप देखिए कि जो सैलरीड क्लास है, जिनके ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट होके आते हैं एट सोर्स, वो देते हैं, वो भी इसलिए देते हैं क्योंकि एट सोर्स डिडक्ट हो जाते हैं, वरना वो भी ना देते। तो आई थिंक along with RGST another mechanism should be devolved जहां पर इन लोगों को टैक्स नेट मिले जाए। टैक्स नेट का जो बेस है वो बढ़ाना वक्त की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं है कि देखें कि जो एलिटिस्ट क्लास है दैट शुड बी ब्रॉट इनटू द टैक्स नेट। मैं समझती हूँ जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आई थिंक उनकी खुद की भी कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए। इस मुल्क से इतना कमाते हैं, आप अगर उनके अंजुम यही तो कह रहा है कि लेकिन ना मैं ये कह रही हूँ वो इंडस्ट्री से आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग से आ रहा है। डेवलप अ मैकेनिज्म। कलामी इजाजत साहब, वजह ये है कि ये देखें मैं किसी मौके में नहीं कहा, लेकिन देखें इंडस्ट्रियल सेक्टर टैक्स से बच ही नहीं सकता। आपको रजिस्ट्रेशन का नहीं, आपको टैक्स नेट में आना है, आपको सिस्टम में आपकी इम्पोर्ट कस्टम पे कर जाती है, आप चोरी कर नहीं सकते। लेकिन उसके बाद अगर शिमला का नहीं देखें, इसमें तो आई अगर कोई नहीं, अगर देखिए गवर्नमेंट का फिगर नहीं है, हम ऑलरेडी दे रहे हैं, लेकिन अगर शिमला कोई नहीं दे रहा, देखो मैं उसके खिलाफ भी नहीं, मैं कहता हूँ वो देना चाहिए, आपकी बात से मैं वो खिलाफ। लेकिन अगर पहले उन लोगों को पकड़ने जो सामने नजर आ रहे हैं और पकड़े में, ये वही बात है, पहले उनको पकड़ लें फिर ये कर लें। पहले एक बात और, इसमें सेक्शन जो है ना सेल टैक्स जो मौजूदा था ना, पहले एफबीआर में से करप्शन खत्म कर लें, ये बात नहीं होती है। 79 सेक्शन थे मौजूदा जो जीएसटी, अब जो रिफॉर्म लाया उसमें 106 सेक्शन डाल दिए। जो सेक्शन का इजाफा किया है उसमें सजाएं तजवीज़ की गई है कि इफेक्टिवली जब उसके छापा मारने थे, अब टैक्स लेना एक एनवायरमेंट ऐसी करने। देखिए हम टैक्स के, मैं दुआ कर कल्चर ऐसा एनवायरमेंट कर लें, और कई जगह गवर्नमेंट को भी कोई डिपार्टमेंट गलत रास्ता दिखा देते हैं, तो ये भी कई चीजें से हमसे बैठ के बाकी हल हो सकता है। साहब ने ये भी कहा है कि लॉन्ग मार्च का भी कहा है कि ये तमाम मजहबी और सियासी तमाम जमातें जो हैं उनसे अपील की है कि वो लॉन्ग मार्च करें मतलब। और उनका कहना है कि हमें क़यादत नहीं, पाकिस्तान की सलामती चाहिए, और पार्लियामेंट के फैसलों के अहकाम जो हैं बाहर से आ रहे हैं, और सदर, वज़ीर आज़म, जागीरदार, वडीरे जो हैं वो सब टैक्स पे करें मतलब, रादर दैन हम एक नया टैक्स लगा रहे हैं गरीबों के ऊपर। तो अगर सपोज इन केस आप इत्तेहादी भी हैं मतलब हुकूमत के, अगर आप लॉन्ग मार्च के लिए कह रहे हैं और ऐसा होता है तो फिर इत्तेहाद कैसे चलेगा आपका? थोड़ा सा मैं ऐड करूं, इन्होंने ये कहा है, उसका भी जवाब आप दीजिएगा मुझे। ये चीज अताफ साहब ने ये कहा है कि जी मजहबी उलमा और तमाम लोग जो हैं वो लॉन्ग मार्च करें, एमक्यूएम विल फॉलो।
ऐसी बात है तो एमक्यूएम लीड नहीं, एमक्यूएम हमेशा काफी चीजों में लीड लेती है, हमने देखा है कि they have जैसे एनआरओ रहा है या कैरी लोकल बिल रहा है। थोड़ा सा एक तो वो जो आपने थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि वो भी क्लियर कर दूं, जो अल्ताफ भाई ने वाज़ेह तौर पे सिर्फ प्रेसिडेंसी हाउस या वज़ीर-ए-आज़म हाउस, गवर्नर हाउस और वज़ीर-ए-आला हाउस नहीं, एक तो ये वज़ीर-ए-आला हाउस जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है यानी खर्च जो शाहाना खर्च है उसको रिड्यूस करने की बात की ताकि कुछ मुल्क को बेहतरी हो। जो इतने मिनिस्ट्रियां इतनी ज्यादा हैं और अभी रिसेंटली भी 2 और मिनिस्टर लिए उनके हवाले से भी कहा कि हमें अपने वसाइल को मद्देनजर रखते हुए। तीसरी वो उन्होंने ये बात की कि जो आपने कंटिन्यू कहा उसमें कहा जागीरदार वडेरे और इवन एमएनए एमपीए जितने भी ऐसे हैं उन तमाम को टैक्स नेट में लाना चाहिए, उनकी जो है वो एग्जामिन होना चाहिए कि उनमें से कितने लोग दे रहे हैं। अगर सब देंगे तो आवाम भी जो है वो टैक्स देगी। ये तो मैं उसका अब आपके उस बात का बिल्कुल उन्होंने ये बात कही। देखिए ये जीएसटी के बाद हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा महंगाई आएगी और ऑलरेडी काफ़ी टाइम से पिछले अगर 2 साल का मवाजना करें, 1 साल का मवाजना करें तो महंगाई जो है वो काफ़ी जो है वो इंक्रीज हुई है। और एक आम सैलरीड पर्सन जो 10,000, 15,000 या 20,000 रुपये जो कमाता है तो उसे किचन चलाना या घर चलाना बहुत मुश्किल है। तो ये बात की गई है कि अगर मतलब है कि आवाम के बहबूद के लिए और कोई जो न्यू लोगों को टैक्स नेट में लाए और जो आम हुकूमत को चलाने के लिए जो दूसरे सेक्टर हैं उससे जो है वो लिया जाए टैक्स ना। और बिल्कुल ये बात कही है कि अगर ये ऐसे हालात हुए तो बिल्कुल एक मुख्तलिफ चीज़ों के लिए जिस तरह लॉन्ग मार्च होता है तो उन्होंने ये कहा कि फिर जो है मजहबी जमातों और सियासी जमातों को उन्होंने बिल्कुल कहा कि एक लॉन्ग मार्च करें। और उन्होंने इस हद तक ऑफर किया है कि भाई आप में से कोई क़यादत करे, हम आवाम की बेहतरी के लिए हम उनको फॉलो करेंगे, हम आपका साथ देंगे लॉन्ग मार्च। बिल्कुल। निसार आपकी तरफ आते हैं कि रिफॉर्म जीएसटी के अंदर ये था कि जीएसटी के अंदर कुछ एग्जम्पशंस दी गई थी कुछ सेक्टर्स को, जिसमें एक्सपोर्ट के लिए थे, टेक्सटाइल था, तमाम चीज़ें थी। मगर रिफॉर्म के बाद वो ऑफकोर्स सब एग्जम्पशंस जो हैं वो पूरी हटा ली गई हैं। उससे प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है वो ये कहता है कि जी हमारा एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो स्टक हो जाता है, जिससे हमारी वर्किंग कैपिटल जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और वो काफ़ी 3-3, 4-4, 5-5 महीने नहीं मिलता। अभी भी एक्सपोर्टर्स का अगर ये सपोज रिफॉर्म जीएसटी लगता है तो आप नहीं सोच रहे हैं कि इससे आपके एक्सपोर्ट भी प्रॉब्लम पे आ जाएगी? फिर इससे तो वैसे हमारी एक्सपोर्ट ना होने के बराबर एक बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। आप खाली एक मिसाल ले लें, इसको टेक्सटाइल को $1 बिलियन से ऊपर पर मंथ की एक्सपोर्ट करती है। अगर आप इस खाली टेक्सटाइल अगर उस सेक्टर को आप ले आते हैं जीरो रेटेड खत्म करके $150 मिलियन आपको एक्स्ट्रा लगेगा पहले जमा करने वाला जीएसटी जो 15% का रेट है। $150 मिलियन मतलब 15 तो आपको खाली एक सेक्टर से टैक्स गवर्नमेंट वाले वो जमा कराएंगे फिर वापस लेंगे। तो हम ये कहते हैं इस एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है और गवर्नमेंट को भी पता है कि इसके जरिए करप्शन के रास्ते खुल जाते हैं। आपने जब गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से पैसा वापस लेना होता है और उनको पता होता है बेचारा मजबूर है, एक्सपोर्टर है इसकी, तो एक्सपोर्ट सेक्टर को डिस्टर्ब करना। हाँ, उनकी एक कंसर्न ये थी गवर्नमेंट की कि जो डोमेस्टिक मार्केट है, जो चूंकि 85% पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होती है, वैल्यू एडिशन हो, लेदर हो, तमाम चीजें, 15% डोमेस्टिक मार्केट में जाता है। उसका रास्ता निकालना चाहिए कि वो जो सेक्टर 15% जो डोमेस्टिक मार्केट में बेचते हैं उनको टैक्स नेट में किस तरीके से लाया जाए। ये 85% को आप छेड़ के इतनी मुश्किल से हमारी एक्सपोर्ट में हमने स्टेबिलिटी देखी है, क्वांटिटी कम हुई है, वैल्यू बढ़ी है डॉलर टर्म्स के अंदर, चूंकि कॉटन शॉर्ट हुई। तो इस सेक्टर को 5 सेक्टर्स मैं खास तौर से कहता हूं जो तकरीबन 75% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स हैं। एक तो हमारी पहली डेस्टिनेशन कम है, नंबर ऑफ आइटम्स भी कम है। इस मौके पर एक्सपोर्ट को छेड़ देना और वैल्यू एडेड सेक्टर को छेड़ के, जहां देखिए एक मशीन पे आपको 20,000 की मशीन एक जॉब क्रिएट करती है। वैसे आपको लाखों रुपए लगाने पड़ते हैं गवर्नमेंट को जॉब क्रिएट करने के लिए। जब एक मशीन 20,000 की सिलाई मशीन एक जॉब क्रिएट कर सकती है और फिर दूसरी इंडस्ट्री साथ क्रिएट करती है, वेंडर इंडस्ट्री, तो आप उस सेक्टर को खुदारा ना छेड़े। उसका डायरेक्ट नुकसान हमारे